स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 11 को कंटिन्यू कर रहे हैं। मे बी आज की क्लास के अंदर 11 चैप्टर 11 को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कोशिश करेंगे ताकि आज ये कंप्लीट हो जाए। इतना ही बचा है। तो देखिए, आज के अंदर अपन जो पॉइंट्स ले रहे हैं उसके अंदर एक वर्ड यूज किया है मैंने, एम्फीबोलिक प्रोसेस। एम्फीबोलिक प्रोसेस का मीन्स होता है, एम्फी का मीन्स होता है टू फॉर्म, यानी किसको बोलते हैं अपन, टू फॉर्म के लिए ये वर्ड यूज करते हैं एम्फीबोलिक। यानी इसमें अपन बताएंगे कि रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबोलिक प्रोसेस। कैसे, है ना। वर्ड के एम्फीबोलिक का मीन्स क्या हो गया, टू फॉर्म। तो रेस्पिरेशन एन एम्फीबोलिक प्रोसेस। तो इन द रेस्पिरेशन include in the two step. The one step is the catabolism. One step is the catabolism and the second step is the anabolism. One step is the catabolism, the second step is the anabolism. What means of the catabolisms? Breakdown of the complex processes. इसका क्या मीन्स हो गया, breakdown of the complex process. Breakdown of the complex process and the anabolism का मीन्स हो गया synthesis. तो कल वाली क्लास के अंदर हमने एक चार्ट बनाया था, आपको याद हो तो, रिलेशन बिटवीन द सबस्ट्रेट। तो वो रिलेशन बिटवीन द सबस्ट्रेट एक क्या है, केटाबोलिज्म एनाबोलिज्म ही था, आपको याद हो तो। वहां पे हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर रहे थे क्या, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे थे। तो ब्रेक डाउन हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो वो एक क्या हो गया, केटाबोलिज्म प्रोसेस होगी। फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते गए और जाकर के हमने किसका फॉर्मेशन कर लिया था, एटीपी का फॉर्मेशन करते। तो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन सी प्रोसेस होगी, एनाबोलिज्म प्रोसेस हो जाती है। आपको याद हो, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें पायरिक एसिड बनाया था। फिर जो पायरिक जो एसिड है, एसिटाइल को एंजाइम्स में बनाया था अपन ने, है ना, याद है ना, एसिटाइल को एंजाइम्स बनाया था। एसिटाइल को एंजाइम्स को कहाँ लेके गए थे, क्रेब्स साइकिल में लेके गए थे। जो क्रेब्स साइकिल है उसमें CO2 बनता है, क्रेब्स साइकिल में NADH2 था, FADH2 था, ये था ना क्रेब्स साइकिल्स के अंदर। फिर उसके बाद में और क्या साथ में वाटर, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ हो गया था। जो NADH2 FADH2 है, इसको अपन कहाँ लेके गए थे, ETS के अंदर, और ETS से हमने किसको सिंथेसिस किया था, ATP को सिंथेसिस किया। तो देख लीजिए, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन से क्या बना था, पायरिक एसिड बना था। तो केटाबोलिज्म हो गया ब्रेकडाउन, ठीक है। विभिन्न डिफरेंट पाथवे चले थे, डिफरेंट पाथवे के थ्रू क्या बन गई थी, एनर्जी बन गई। तो ये क्या हो गया था, सिंथेसिस हो गया था। तो आपकी में भी क्लियर हो गई होगी ये बात कि एनाफोलिक द रेस्पिरेशन इन द टू फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इज द कैटाबोलिज्म एंड द सेकेंड फॉर्म इज द एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, एनाबोलिज्म सिंथेसिस। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं अपन वो लेंगे RQ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है RQ, कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वर्ड क्या है, RQ, या लिख देती हूं मैं RQ। तो RQ की फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन फुल फॉर्म देखते। तो फुल फॉर्म क्या होगी, रेस्पिरेटरी क्वाटेंट, रेस्पिरेटरी क्वाटेंट, QUOTIENT क्वाटेंट। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, अपन सीधी सी बात ये करेंगे इसके अंदर कि जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में कितनी ऑक्सीजन को अपन यूज करते हैं,
जी कितनी ऑक्सीजन को अपन क्या कर रहे हैं, सॉरी CO2 को रिलीज कर रहे हैं। उनके बिटवीन में जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट बोलते हैं। यानी ऑक्सीडेशन के लिए यूज में कितनी ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, रिलीज कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, दोनों के बीच में जो रेशियो होगा उस रेशियो को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट। तो रेस्पिरेटरी जो क्वाड्रेंट है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिलीज, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूज ऑक्सीजन इज नोन एज द रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट, या रेशियो बिटवीन द रिलीज CO2 एंड यूज O2 is known as the respiratory quadrant। डेफिनेशन समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेफिनेशन के अंदर कि रेस्पिरेशन के टाइम पे ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वॉल्यूम ऑफ रिलीज CO2 एंड वॉल्यूम ऑफ यूज्ड O2 is known as the respiratory quadrant, known as the respiratory quadrant। The respiratory quadrant are different than respiratory substrate। कार्बोहाइड्रेट का अलग रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट है, फैट का अलग रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट होता है, प्रोटीन का अलग होता है, कि डिफरेंट रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट है उनका रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट भी क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। चलिए इतनी डेफिनेशन में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चल अब अपन रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट सबस्ट्रेट है ना, उनके रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट को देखेंगे। तो फर्स्ट अपन किसका देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। अब मैं एक बार कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखती हूँ आप लोगों के सामने। कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है। इसका अपन क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना, ऑक्सीडेशन जब अपन करवाएंगे तो क्या रिलीज होती है आपको ही पता है, CO2 H2O प्लस यानी एनर्जी, ATP लिख दूं यहाँ पे, समझ में आ गया आपको पूरी कांड क्या फायदा है। देखिए इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर भी अपन 6 लगाते हैं, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, ये एक बैलेंस में आ गया ना, ठीक है। इसकी RQ निकाल लेंगे। देखिए RQ क्या है, रिलीज होने वाली CO2, तो 6 CO2 है, अपोन यूज में आने वाली ऑक्सीजन, तो 6 होगी ना। 6 को 6 से डिवाइड किया तो RQ की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट की RQ क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है कार्बोहाइड्रेट की RQ। इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट द रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट इज ऑलवेज 1 because used of CO2 release of CO2 and used of oxygen the value are similar, so RQ is 1, ठीक है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अपन क्या लेते हैं, फैट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कार्बोहाइड्रेट में प्राइमरी हेक्सोज जिसमें हो यानी ग्लूकोज, ठीक है। सेकंड अपन क्या लेंगे, फैट, कि जो फैट होती है उसका रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट क्या है। अब ये बात आपको पता है कि जो फैट है वो कॉम्प्लेक्सेस है, हार्ड है, तो फैट के ऑक्सीडेशन के लिए, फैट का जो ऑक्सीडेशन है टू रिक्वायर द एक्सिस ऑक्सीजन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट टू रिक्वायर द एक्सिस ऑक्सीजन्स, ठीक है, टू रिक्वायर द एक्सिस oxygen, so the oxygen intake by the outer या external atmosphere, यानी कोई भी सेल्स है वो अगर फैट का डाइजेशन हो गया और उससे अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, अगर फैट का ऑक्सीडेशन करवाना है
तो उसके लिए ज्यादा किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो ऑक्सीजन कहाँ से फुलफिल की जाएगी, आउटर एटमॉस्फेयर से फुलफिल की जाती है। इतनी बात आ गई समझ में। अब जैसे अपन कोई भी फैट है, जैसे फैट कॉम्प्लेक्स है आपको पता है, तो जैसे मैं कोई भी फैट का एग्जांपल लेती हूँ तो कार्बन 51 लेती हूँ, हाइड्रोजन 98, ये लॉन्ग चेन होती है ना, ये लॉन्ग चेन को ही क्या बोलते हैं अपन, फैट, और ऑक्सीजन हो गया ये, ठीक है। इसका क्या करवाना है, ऑक्सीडेशंस करवाना है, तो मोर ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू में लिख दू ये 145, 102 CO2 यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है, क्या होगी यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ये इसका बैलेंसिंग हो गया। और वाटर होता है ना, तो 98 मोलिक्यूल्स वाटर के रिलीज होते हैं। अब यहाँ देखिए RQ क्या बनती है, आपको भी पता है, रेस्पिरेटरी कोऑर्डिनेट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिलीज CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूज O2, ये ना रेस्पिरेटरी कोऑर्डिनेट। अब आप ही बता दीजिए आंसर कितने आएंगे, पॉइंट में आएंगे, क्लियर है। नीचे वाला जो है डेमोन्स्ट्रेटेड अगर क्या हो, बड़ा हो, लार्ज हो, तो आंसर हमेशा किस में आएंगे, पॉइंट में आएंगे, किस में आएंगे, पॉइंट में। तो फैट है उसकी जो RQ होगी, रेस्पिरेटरी कोऑर्डिनेट कितना होगा फैट का, 1 से कम, लेस देन 1, तो इसकी RQ क्या हो जाएगी, लेस 1, क्या होगी, लेस 1, या अपन बताना चाहे तो 0.7, कितनी आएगी, 0.7, तो लेस देन 1 होती है किसका, रेस्पिरेटरी कोऑर्डिनेट, फैट का रेस्पिरेटरी कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0.7, लेस देन 1। क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन दोगे, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट excess oxygen is the required, this oxygen fulfilled by the external environment, कि सेल में तो इतनी होती नहीं है ऑक्सीजन जो फैट का डाइजेशन कर पाए, इसीलिए फैट का डाइजेशन करने के लिए हमेशा ही बाहर से क्या लेनी पड़ती है, ऑक्सीजन यूज में लेनी पड़ती है, क्लियर। तो फैट का रेस्पिरेटरी कोऑर्डिनेट आप कितना बताओगे, लेस देन 1 बताओगे, 0.7। नेक्स्ट अपन क्या लेते हैं, प्रोटीन, नेक्स्ट पॉइंट क्या लेंगे, प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन तो लास्ट कंडीशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की फॉर्म में यूज में आता है, कब, यानी अपन लॉन्ग टाइम तक अगर फास्ट कर रहे हो, व्रत वगैरह करते हो ना, या लॉन्ग टाइम तक फूड नहीं मिला हो, उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन के अंदर प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है, वरना प्रोटीन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर प्रोटीन का लॉन्ग टाइम तक फास्ट किया हो, लॉन्ग टाइम तक फूड नहीं मिला हो, तब किसका ऑक्सीडेशन होता है, फूड का, सॉरी प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा। उस अगर प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एक कंडीशन कहाँ, किस वे में लेके जाएगी, डेथ की वे में भी लेके जाएगी, किसकी वे में लेके जाएगी, डेथ की, क्योंकि प्रोटीन का ऑक्सीडेशन भी लॉन्ग टाइम तक नहीं हो सकता, प्रोटीन भी लिमिट फॉर्म में हमारी बॉडी में, जब अपन लंबे समय तक खाना ही नहीं खा रहे हैं, पहले देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है ग्लूकोज का, अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है ना तब जाके होता है फैट का, और हम लंबे समय तक खाना ही नहीं खा रहे तो ना तो हमें ग्लूकोज मिला ना हमें फैट मिली, तो उस कंडीशन में कुछ टाइम्स के लिए, कुछ डे के लिए किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हमें किस वे में लेके जा रहा है, एक डेथ की वे में लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन करने के लिए एक्सिस ऑक्सीजन की क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, टू रिक्वायर्ड द एक्सिस ऑक्सीजन, टू रिक्वायर्ड द एक्सिस ऑक्सीजन,
ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द आर, अब आपको ही पता है CO2 कम है O2 ज्यादा है, तो इसकी RQ वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेस वन, लेस देन वन, किस किस के बीच में आएगी, 0.7 to 0.9, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की 1, फैट की लेस देन 1, 0.7, प्रोटीन की लेस देन 1, 0.7 to 0.9। अब अपन फैट की बात कर रहे थे ना कि फैट के लिए भी एक्सिस ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इसके लिए भी एक्सिस ऑक्सीजन की क्या होगी जरूरत। अब अगर आप फैट के एग्जांपल देना चाहो तो क्या दे सकते हो, आपको ही पता है ऑयल, घी, ये सब किसके एग्जांपल होते हैं, फैट के एग्जांपल्स होते हैं। जैसे मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड है ना, तो मस्टर्ड से क्या मिलता है, मस्टर्ड ऑयल, तो उस प्लांट में कौन सा होगा, फैट का ही ऑक्सीडेशन होगा वहां तो, ठीक है। फिर जैसे ग्राउंडनट, कॉटन, इनके जो सीड होते हैं उनमें जर्मिनेशन के टाइम पर जो फैट होती है ना उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो आपसे पूछ ले फैट के ऑक्सीडेशन के एग्जांपल दीजिए, तो क्या एग्जांपल दोगे आप, ड्यूरिंग द germination of the mustard, groundnut, cotton, etc. The respiratory substrate is the fat. During the many long time of the fast, ठीक है, long time of the without food, विच रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो प्रोटीन हो जाए, यानी लंबे समय तक फास्ट कर रहे हो, लंबे समय तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, तो उस समय रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, प्रोटीन हो जाता है उस समय। और नॉर्मली कंडीशन के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए क्लियर हो गई इतनी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट अपन करते हैं RQ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, RQ of the carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड COH होता है, आपको पता ही है, कोई भी कंपोनेंट है उसके आगे अपन COH लगा देते हैं, यानी RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इतने तो जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर अपन बात करते हैं तो कुछ प्लांट्स में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है कार्बन के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन क्या होगी ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में, यानी मोर ऑक्सीजन है। वहां तो दोनों में ऑक्सीजन कम चल रही थी, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो अपन बता देंगे कि कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए बाहर से ऑक्सीजन कम यूज में ली जाती है। सेल के अंदर कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, इसीलिए बाहर से ऑक्सीजन कम यूज में ली जाती है। बाहर से ऑक्सीजन क्या है, कम यूज में ली जाती है, इसीलिए CO2 ज्यादा रिलीज होती है। इसमें क्या होगा कि आउट यानी कि सेल के में खुद के अंदर O2 ज्यादा है, O2 क्या है, मोर है, तो बाहर से फिर ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। तो बाहर से जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उस कंडीशन के अंदर CO2 ज्यादा रिलीज होगी। CO2 क्या होगी, ज्यादा रिलीज होती है, इसीलिए इसके RQ की वैल्यू मोर देन 1 है, मोर देन 1 है। आपको पता चल रहा है कितनी हो जाएगी, 4 CO2 अपॉन O2, तो 4। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की RQ कितनी होती है, 4 होती है। ध्यान में रखिएगा कार्बोक्सिलिक वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन क्या होती है, मोर होती है, इसीलिए आउटर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक नहीं किया जाता। जब आउटर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक नहीं करेंगे तो CO2 क्या होगी, मोर रिलीज होगी,
और जब आउटर एटमॉस्फेयर से हमें किसकी जरूरत पड़ जाए, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, तो वहां CO2 कम होती है, वहां CO2 क्या होती है, कम। और बाहर से अगर अपन ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं तो वहां CO2 क्या होगी, ज्यादा। तो RQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सिट्रिक एसिड है, मेलिक एसिड है, इनके जो RQ है, सिट्रिक एसिड की RQ है 1.14, एक से ज्यादा तो होगी ना, 1.14। किसकी है ये RQ, सिट्रिक एसिड की RQ है 1.33। मेलिक एसिड 1.33 किसकी है, मेलिक एसिड। तो ध्यान में रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में RQ एक से ज्यादा होती है, एक से क्या होती है, ज्यादा होती है। चलिए अब अपन रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट की बात करते हैं। जो भी फ्लेसी प्लांट्स होते हैं ना, फ्लेसी जो प्लांट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, RQ इन द फ्लेसी प्लांट, जिनकी लीव्स फ्लेसी होती है, फ्लेसी गुद्देदार या शूलेंट बोल दो, शूलेंट। तो शूलेंट कौन से होते हैं, डेजर्ट वाले, जीरोफाइटिक, जीरोफाइटिक प्लांट्स को बोलते हैं। जैसे कैक्टस, नागफनी, जिसके ऐसे कांटे लगे हुए होते हैं, तो वहां की जो RQ होगी वो कितनी होती है, देखिएगा 0 होती है। क्या होती है, 0। यहाँ पे सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट ही है, फैट वाट कुछ नहीं है। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा। इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, लेकिन यहाँ पर CO2 नहीं बनता, अदर मीडिएटर बन जाते। जब CO2 ही नहीं बनी तो 0 हो गई ना CO2, यानी ऑक्सीजन। तो इसमें CO2 कितनी होती है, 0। CO2 कितनी है, 0, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आंसर क्या आएंगे, 0 ही आएगा। तो फ्लेसी, शूलेंट या जीरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं, एक्स, ठीक है, जीरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं उनकी RQ कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि वहां पे कार्बोहाइड्रेट है, उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो मीडिएटर बनते हैं, CO2 नहीं बनती। इसमें क्या नहीं बनती, CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसे अपन बनाते हैं। चलिए इसका रिएक्शन से देखते हैं। जैसे ग्लूकोज है, C6H, ग्लूकोज तो होगा ही ना, आपको पता, ये बताया था मैंने कि शूलेंट प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी सब्सटेंस तो ये होगा, ठीक है, ये हो गया। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी यहाँ पे, ये हो गई ऑक्सीजन, लेकिन CO2 नहीं बनती, कोई भी मीडिएटर बन जाता, वो मीडिएटर है मेलिक एसिड। क्या है, मेलिक एसिड, C4H6O5, C4H6O5, इसको क्या बोलते हैं, मेलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और साथ में वाटर मोलिक्यूल्स निकल जाएंगे, ये लो वाटर मोलिक्यूल्स हो गए। अब यहाँ देखिए, इसकी RQ बनाएंगे अपन, CO2 है ही नहीं तो 0, ठीक है। O2 कितनी है, 3 है, तो क्या आंसर आ गया, 0। आगे बात समझ में, यानी फ्लेशी, शूलेंट्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें CO2 रिलीज नहीं होती, इसीलिए RQ की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। कितनी आएगी, 0। फिर एक लास्ट बचा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के समय, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अपन बात करते हैं, तो इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन 0 हो गई, तो इसका मतलब RQ क्या आएगी, फिर आपको ही पता है, इंडेफिनेट, कोई वैल्यू ही नहीं आएगी RQ की, तो यानी अनंत, इनडिफाइनेट। चलिए अपन जैसे बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल लेते हैं, ईस्ट सेल वाला। ऑक्सीजन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं है, एंजाइम क्या लगा दें यहाँ पे, जाइमेज, एल्कोहल बनेगा C2H5OH। आपको ही पता है एनारोबिक में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, क्या बनता है, एल्कोहल, और प्लस में 2CO2 बनेगी,
क्या बनेगी 2CO2, कुछ अमाउंट में क्या बन जाएगी एनर्जी बन जाएगी। तो एनर्जी के लिए मैं ATP लगा दूं, एक बार आप समझ जाओगे एनर्जी। अब यहाँ देखिए RQ निकालेंगे। RQ में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 0। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गए इनडेफिनिट। आगे बात समझ में, तो ये ध्यान में रखिए एनारोबिक में 0। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए अब अपन एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देती हूँ पूरी बातें, आपको प्रॉब्लम देखो। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोऑर्डिनेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोऑर्डिनेट 1। ठीक है, फैट का, कि फैट में कार्बन ज्यादा होंगे, ऑक्सीजन कम होती है, इसीलिए बाहर से ऑक्सीजन को लेना पड़ता है, तो लेस 1। कितना 0.7। प्रोटीन, प्रोटीन में भी क्या है, ऑक्सीजन कम है, बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, तो ये भी लेस देन 1। ठीक है, ये किस कंडीशन, ये कहाँ होता है, मस्टर्ड सीड के अंदर जर्मिनेशन के समय, कोको ये है ना, और ग्राउंडनट, इन सब में। प्रोटीन वाला कब होगा, भूखमरी के समय, है ना, जब उसको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा तब प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होने लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन को बाहर से कम लेना पड़ता है, CO2 ज्यादा रिलीज होती है, तो मोर 1 यानी कि 4। फ्लेसी में 0। ठीक है, और एक कौन सा था अपना, एनारोबिक में कितनी है, अनंत, इनडेफिनिट। होगी RQ सभी की। चलिए लास्ट टॉपिक बचा है, वो भी जल्दी से कर ही लेते हैं, फैक्टर। उसके लिए क्या अलग से क्लास लेंगे अपन, फैक्टर। चलिए अब अपन बात करते हैं अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। अब फैक्टर की जब भी बात आती है आप समझ जाइएगा, वन इज द एक्सटर्नल फैक्टर, one is the external factor, then the second is the internal factor. First is the external factor, second is the internal factor. First of all we study the external factor. एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे अपन, टेम्परेचर। क्या लेंगे, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में देखिए कि रेस्पिरेशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मल टेम्परेचर देखिए, अपन नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक अगर टेम्परेचर है तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होगी, नॉर्मल होगी। क्या होगी, नॉर्मल। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना हो गया, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज ड्यूरिंग द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर बट इन ए लिमिट फॉर्म। इन ए, अगर ये कह रहा है कि अगर यहाँ से थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, सो इंक्रीज द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन बट ए लिमिटिंग फॉर्म, बट ए अकॉर्डिंग टू द want of rules, according to the want of rules, according to the want of rules, the temperature increase, the rate of respiration increase, but in a limit form, but in a limit form, but a limit form. पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर increase the respiratory rate to, अगर टेम्परेचर को कितना इंक्रीज कर, पर इंक्रीज द टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, द रेस्पिरेटरी रेट इज डबल, बट above these condition रेस्पिरेटरी रेट इज डिक्रीज। इससे ज्यादा हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाएगी,
to damage the respiratory enzymes. To damage the respiratory enzymes, so respiratory rate is decreased. In the warm house, in the warehouse, the temperature is very low. The minus टेम्परेचर कितना होता है, -डिग्री सेल्सियस में होता है. सो where storage of the fruits and vegetable in a long time. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वहां पे रेस्पिरेशन की रेट जो होगी वो रुक जाएगी, और रेस्पिरेशन की रेट अगर रुक जाती है तो मतलब ऑक्सीडेशन रुक जाएगा. ऑक्सीडेशन रुक जाएगा तो वो जो फ्रूट है, सीड है, वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और एक लंबे समय तक क्या रह सकते हैं, स्टोर. तो बाय द वे क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि वेयर हाउस में सीड या फ्रूट एक लंबे समय तक स्टोर क्यों रखे जाते, तो वहां आप क्या करोगे, इन द वेयर हाउस टेम्परेचर इन द -डिग्री सेल्सियस. सो स्टॉप द रेस्पिरेशन प्रोसेस. टेम्परेचर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं. फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा लेंगे अपन, ऑक्सीजन. क्या है, तो पता ही, ऑक्सीजन इंक्रीज होगी तो रेस्पिरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन जो रेट है वो बंद हो जाएगी. फिर बात करते हैं अपन वाटर. क्या लेंगे, वाटर. अब वाटर जो होगा वो किस कंडीशंस के अंदर रेस्पिरेशन पे इफेक्ट डालता है, तो अपन ये बताते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होगी, ठीक है, जो अपन बताते हैं कि जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन कौन से आपको पता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है. तो वाटर प्रोटोप्लाज्म की मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसके लिए एक वे होता है. ठीक है, प्लांट्स के प्रोटोप्लाज्म में 90 to 90 डिग्री वाटर ज्यादा है. यानी प्लांट्स में का जो प्रोटोप्लाज्म पता है ना आपको, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है, या विदाउट सेल वॉल सेल इज प्रोटोप्लाज्म, या आप ये बोल सकते हो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. तो प्लांट्स के प्रोटोप्लाज्म में 90 to 99% क्या होता है, वाटर होता है प्रोटोप्लाज्म में. ठीक है, जो वाटर है वो ट्रांसपोर्टेड फॉर द एंजाइम, फॉर द गैसेस. तो यहाँ पे रेस्पिरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा. जो ड्राई सीड है, फ्रूट है, उनमें रेस्पिरेशन की रेट क्या होती है, कम होती है. अगर वाटर कम है तो उनको अपन लॉन्ग टाइम के लिए क्या रख सकते हैं, स्टोरेज रख सकते हैं. लेकिन वाटर की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की रेट क्या हो जाती है, अगर वाटर प्रेजेंट है तो रेस्पिरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा. वाटर नहीं है तो रेस्पिरेशन नहीं होता है. इसीलिए तो आप नहीं देखते क्या, हमारे घर के अंदर जो भी सीड होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उनको पहले सनलाइट के अंदर ड्राई करवाया जाता है. पहले क्या करवाते हैं, सनलाइट के अंदर ड्राई करवाते हैं ताकि उसमें से मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए. मॉइस्चर अगर रिमूव हो जाएगा, मॉइस्चर अगर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो लॉन्ग टाइम तक जो सीड्स है उनको अपन क्या रख सकते हैं, स्टोर रख सकते हैं. लेकिन आप कई बार ये देखते हो कि अगर मॉइस्ट है, अगर बाय द वे कोई भी फ्रूट है ना, कोई भी क्या फ्रूट है, उसमें वाटर कंटेन है, उसमें वाटर की अमाउंट क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो आप ये देखते हो ना कि कुछ 1 या 2 डेज के बाद में वो फ्रूट खराब हो जाता है ना, उसको बोलते हैं सड़ जाता है वो फ्रूट. क्यों, क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाती है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस की वजह से ही जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. इसीलिए ड्राई जो सीड होंगे वो लंबे समय तक स्टोर रखे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें वाटर नहीं, जहां वाटर नहीं होगा वहां पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी नहीं होती है. नेक्स्ट अपन इफेक्ट क्या लेते हैं, लाइट. क्या लेंगे, लाइट.
टेम्परेचर कर चुके, ऑक्सीजन कर चुके, वाटर ले लिया, अब क्या लेंगे, लाइट। तो लाइट जो होगा वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता रेस्पिरेशन पे, इनडायरेक्टली क्या डालता है, इफेक्ट डालते हैं। यानी लाइट की प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों में ही रेस्पिरेशन होता है, तो इफेक्ट नहीं डाला ना इसमें। अगर लाइट प्रेजेंट है तो भी रेस्पिरेशन होगा, लाइट अब्सेंस है तो भी रेस्पिरेशन होगा। दोनों ही कंडीशन के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डालता बट इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है। जैसे देखिए, अगर लाइट इंक्रीज होगी तो रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि लाइट ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेस्पिरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लाइट अगर ज्यादा होगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा तो स्टोमेटा तो ओपन होंगे, भाई होंगे ना स्टोमेटा ओपन। अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, तो ये क्या होगा, तो क्या लाइट में क्या क्या बताएंगे, एक तो हो जाएगा इंक्रीज द लाइट, टेम्परेचर इंक्रीज, रेस्पिरेशन इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज द लाइट, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज, ऑक्सीडेशन इंक्रीज, इन द लाइट स्टोमेटा ओपन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इंक्रीज, स्टोमेटा ओपन, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इंक्रीज। क्लियर हो गई इतनी बात। अब CO2 की बात करते हैं। CO2 अगर ज्यादा होगी तो रेस्पिरेशन कम होगा, क्योंकि उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। तो इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड टू डिक्रीज द रेस्पिरेशन रेट, टू डिक्रीज द रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, जो CO2 जो होगी वो सीड जर्मिनेशन के टाइम पर एडवर्स इफेक्ट डालेगी, क्योंकि सीड का जर्मिनेशन क्या चाहिए, O2 चाहिए। सीड जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए। O2 तो है कम, CO2 है ज्यादा, तो सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। और प्लांट की ग्रोथ पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एक साइंटिस्ट है हिक, साइंटिस्ट कौन है, हिट साइंटिस्ट है। हिट साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि CO2 की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, और स्टोमेटा अगर बंद हो जाएंगे तो जो रेस्पिरेशन की जो रेट है उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो क्या हो जाएगी, कम। हिट ने बताई ये बात कि अगर CO2 हाई लेवल पे है तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाते हैं। रात के समय स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और स्टोमेटा के बंद होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा और CO2 क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन की जो रेट है वो भी इफेक्ट होता है, जिससे O2 पे O2 नहीं होगी और रेस्पिरेशन की जो रेट है वो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। ठीक है, यानी CO2 कैसे डालेगी इफेक्ट, स्टोमेटा की वजह से। एक किस पे डालेगी, जर्मिनेटेड सीड। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ध्यान में रखना। ये तो हो गए कौन से, एक्सटर्नल। अब अपन बात करते हैं इंटरनल। बस अभी 1 मिनट में ही खत्म हो जाता है टॉपिक, बस थोड़ा सा ही बचा है। मुझे भी पता है लंबा हो गया है टॉपिक, बट ये क्या है, थोड़ा सा ही बचा था, तो मैंने सोचा अब इसके लिए अलग से क्या वीडियो बनाया जाए। और फिर क्या होता है कि जो फैक्टर होते हैं उनको एक साथ बताना भी जरूरी होता है, ये मजबूरी होती है कि अपन इसको टुकड़ों में बांट नहीं सकते। तो इंटरनल के अंदर देखिए, एक तो है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। अब आप एक ध्यान में रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म एक वर्ड होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसकी सेल्स हमेशा क्या होती रहती है, डिवाइड होती है। एक होता है मेच्योर, जिसकी सेल्स डिवाइड होना बंद हो चुकी है। अब प्रोटोप्लाज्म की बात अपन पीछे करके आए हैं कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर क्या होता है, हाई होता है ना, वाटर क्या होता है, ज्यादा होता है। वाटर ज्यादा होगा तो रेस्पिरेशन की रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो देखिए फटाफट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसकी सेल्स हमेशा डिवाइड होती रहती है, वहां पे प्रोटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन हाई है।
तो प्रोटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन हाई है, सो रेस्पिरेटरी जो रेट है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मेच्योर में प्रोटोप्लाज्म कम होता है, इसीलिए यहाँ पे जो रेस्पिरेशन की जो रेट है वो क्या होगी, लो होगी। बस इतनी सी बात बतानी है, यहाँ पे क्लियर हो गया इतना सा टॉपिक। चलिए फिर अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो अभी करते हैं कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो उसमें रेस्पिरेशन की रेट ज्यादा होती है। उसके बाद में फैट काम में लेते हैं, है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है रेस्पिरेशन में। प्रोटीन की रेस्पिरेशन में और भी टाइम लगता है। बट यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस ये है कि जो डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट को ग्लूकोज ही क्यों देता है भाई, जबकि ग्लूकोज के कंपैरिजन में तो फैट से ज्यादा एनर्जी बनती है। फैट मोर एनर्जी स्टोरेज होता है कंपैरिजन टू द ग्लूकोज एंड कंपैरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट। रीजन, glucose, the oxidation of glucose is fastly to form the energy, ठीक है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, इजिली हो जाता है, फास्टली होता है, तो इसमें एनर्जी उतनी ही जल्दी मिलेगी। जबकि फैट का ऑक्सीडेशन के लिए टाइम लगता है, तो एनर्जी जो होगी वो लेट बनेगी। इसीलिए याद आ गया, समझ में बात आ गई ना, इसका ऑक्सीडेशन फास्टली हो जाता है तो फास्टली एनर्जी भी बन जाती है। फिर होगी एज पे डिपेंड है, ठीक है, क्या है, एज पे डिपेंड है। तो एज में जो यंग सेल्स होती है, जो नई नई बनी है अभी, उनमें तो क्या है, रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। ओल्ड के अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है, कम होता है। फिर जैसे अपनी बॉडी इंजर्ड हो जाती है, तो इंजर्ड होगी वह वाउंड बनेगा, और जहां वाउंड बनता है वहां पे रेस्पिरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्रोटोप्लाज्म ज्यादा है, रेस्पिरेशन हाई है। मेच्योर सेल्स में प्रोटोप्लाज्म कम है, रेस्पिरेशन कम है। द मोस्टली एंड फास्टली ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज शो डॉक्टर गिव द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द पेशेंट या टू द पेशेंट बिकॉज ग्लूकोज इज फास्टली ऑक्सीडाइज्ड। यंग सेल्स में ज्यादा है रेस्पिरेशन, और सेल्स में रेस्पिरेशन क्या होता है, कम होता है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। 11 का चैप्टर था, जिसमें क्या था, रेस्पिरेशन इन प्लांट की अपन ने बात की थी। आज का जो क्वेश्चंस है वो आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट। डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट। सेकंड क्वेश्चंस लिखिए आप, अच्छे से करना है क्वेश्चंस को, अच्छे से आंसर भी देना। आप आंसर देने में काफी टाइम लगाते हो। सेकंड क्वेश्चन ये लिख दीजिए कि इन द वेयर हाउस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स स्टोर ए लॉन्ग टाइम वाई। इन द वेयर हाउस यानी शीत गृह, जहाँ ठंड होती है वहां पे फ्रूट और वेजिटेबल को लंबे समय तक स्टोर क्यों रखा जा सकता है। इनके आंसर आपको देने, आप लोग आंसर देने में काफी लापरवाही करते हो, जो गलत है, ठीक है। अगर आप आंसर नहीं दोगे तो ऐसे मुझे पता भी नहीं चलता कि किस स्टूडेंट्स ने वीडियो को अच्छे से देख लिया है। अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब आप अब्सेंट हो उस क्लास के अंदर। मैं तो यही मान के चलूंगी कि आंसर नहीं आया तो आप अब्सेंट हो क्लास के अंदर। तो सभी स्टूडेंट्स टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद में आंसर दें।